हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो ये जानिए कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसमें हमने इसकी डिटेल में चर्चा करी थी। आज क्या पढ़ने वाले हैं जी? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस कैपिटल के बारे में और ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट क्या होता है इसके बारे में। चलिए आइए चलते हैं अब इसकी क्लास में। तो अब एकदम ऑलवेज एज ऑलवेज हम लोग चलते हैं पहले नोट्स में, समझते हैं नोट्स से, उसके बाद आएंगे बुक पे, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। चलिए नोट्स में चलते हैं जी। क्या दिख रहा है जी? ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट क्या कहता है, आइए देखते हैं। कहता है देखिए जी, लास्ट क्लास में हम पढ़े बीओपी। क्या पढ़े जी? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया बीओपी, जिसमें हमने ये देखा कि किसी एक कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन का बीओपी में को दिखाया जाता है। बीओपी में दिखाया जाता है, क्या दिखाया जाता है बीओपी में? फाइनेंशियल सिचुएशन को, किसी एक कंट्री की। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसके लिए हमें करने होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना होता है जी भैया, करना पड़ता है कहाँ? किसी एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। जी एक बार फिर से बताऊं? हाँ भैया बताइए। मैंने क्या बोला कि मैंने बोला कि किसी बीओपी, जिसमें हमने ये देखा, लास्ट क्लास में हम पढ़े थे ना क्या, कि बीओपी हमने जिसमें ये देखा कि किसी एक कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन को बीओपी में दिखाया जाता है। सही बात है, कोई भी एक कंट्री का फाइनेंशियल सिचुएशन हमें चेक करना होता है। तो ये लास्ट क्लास में हम देखे थे कि भाई हमको किसमें करना पड़ता है, बीओपी में दिखाया जाता है। और इसके लिए हमें करने होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसी एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में। हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हो भैया आप। और क्या अब कह रहा है, इस ट्रांजैक्शन को, क्या कह रहा है जी? इस ट्रांजैक्शन को हर कंट्री अपने सेंट्रल बैंक के थ्रू करती है। किसके थ्रू करती है जी? अपने सेंट्रल बैंक के थ्रू नहीं। और हर कंट्री का सेंट्रल बैंक के बीच में इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट को ट्रैक और अकाउंट करने का रोल प्ले करती है जी एक अकाउंट। क्या करती है जी? एक अकाउंट, जिसे कहते हैं जी ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट। एक बार फिर से रिवीजन कर लें, एक बार देख लें, कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, फिर से क्लियर कर लें। हाँ जी कर लें। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? मैंने बोला जी बीओपी कहाँ यूज होता है, बीओपी का क्या मतलब होता है। बोल रहा है किसी एक कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन को देखने के लिए हम बीओपी को ये देखते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करने पड़ते हैं? इसके लिए हमें करने पड़ते हैं जी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किसके किसके बीच में होता है जी? एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द कंट्री के बीच में। और इसी ट्रांजेक्शन को हर कंट्री किसके साथ मिलकर करती है? अपने सेंट्रल बैंक के साथ करती है। जी बिल्कुल। और हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, क्या बोला कि हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसके बीच में इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट को ट्रैक और अकाउंट करने का रोल प्ले कौन करता है? एक अकाउंट करती है, जिसे हम क्या करते हैं? जिसे हम कहते हैं जी ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट। हाँ जी अब आगे बढ़िएगा जी। अब क्या है, कह रहा है, और चूंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट के थ्रू करते हैं ऑफिशियल परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसीज। क्या बोल रहा है जी? इंटरनेशनल लेवल पर ऑफिशियल सेटलमेंट के अकाउंट के थ्रू हम क्या करते हैं? ऑफिशियल परचेज या सेल ऑफ फॉरेन करेंसीज और अदर रिजर्व को भी हम खरीदते हैं या बेचते हैं। तो हमें दो तरह के कैपिटल की को समझने की जरूरत है बीओपी समझने के लिए। तो आइए दो तरीके की कौन सी कैपिटल है एक समझते। एक को कहते हैं जी ऑटोनोमस कैपिटल। क्या बोलते हैं जी? ऑटोनोमस कैपिटल। कहता देखिए जी, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था देखते हैं। कहता देखिए जी, हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल लेवल पर हम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड, और उस ट्रेड एंड सर्विसेज से जो ट्रांजैक्शन होती है वो जाती है कहां? करंट अकाउंट्स में। ये पढ़ा था लास्ट क्लास में, याद है, जिसमें हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में डिस्कस किया था। हाँ जी बिल्कुल किया था। अब नेक्स्ट क्या होता है जी? कह रहा अब परचेज और सेल करने में हमारा होता है क्या जी? प्रॉफिट या लॉस। परचेज या सेल करते हैं जब हम चीज, तो हमारा प्रॉफिट या लॉस यही तो हो सकता है। हाँ जी यही होता है। अगर प्रॉफिट हुई तो उसमें हम बनाते हैं क्या? कैपिटल। और इसी कैपिटल को कहते हैं भाई साहब क्या? ऑटोनोमस कैपिटल। फिर से एक बार समझे? हाँ जी आइए फिर से एक बार समझते हैं। फिर से देखिएगा,
क्या बोला? बोला देखिए जी, हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल लेवल पे हम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड। बिल्कुल करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में हम यही पढ़ते हैं कि भाई परचेज और सेल्स करते हैं किसका? गुड्स का, और उससे क्या होता है? बिजनेस होता है। और उस ट्रेड एंड सर्विसेज से जो ट्रांजैक्शन होती है वो कहां जाती है? उस ट्रेड एंड सर्विसेज से जो भी ट्रांजैक्शन जाती है वो जाती है जी कहां? करंट अकाउंट्स में। ये हमने पढ़ा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ, जिसको हम लोग बैलेंस ऑफ विजिबल अकाउंट और बैलेंस ऑफ इनविजिबल अकाउंट भी बोलते हैं, जिसमें हमने और भी पढ़ा था क्या कि बैलेंस ऑफ ट्रेड किसको बोलते हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हम लोग क्या करते हैं? परचेज और ये सेल करते हैं गुड्स का, उसको बोलते हैं विजिबल। इनविजिबल में यूनिलैटरल ट्रांसफर थे, है ना जी, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सर्विसेज था, और क्या था? फैक्टर इनकम था। तो ये सारे ट्रांजेक्शन किस क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया आप। अब क्या है? अब बोल रहा है अब परचेज और सेल करने में हमारा होता है क्या? प्रॉफिट या लॉस। सी बात है, हम अगर सेल करते हैं परचेज करते हैं तो हमारा प्रॉफिट या लॉस दो ही चीज हो सकता है। अगर प्रॉफिट हुई, जैसे मान लेते हैं प्रॉफिट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो क्या? प्रॉफिट होगा तो हम उससे क्या बनेंगे भाई? कैपिटल ही बनेगा ना, मेरा पूंजी आगे बढ़ेगा। तो और इसी कैपिटल को हम कहते हैं क्या जी? ऑटोनोमस कैपिटल। समझ रहे बात को? हाँ जी बिल्कुल समझ गए भैया। अब आगे बढ़िएगा, देखिए क्या क्या बोल रहा है। बोला अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जब प्रॉफिट मोटिव से बनी हुई कैपिटल हो गई तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस। लेकिन अगर इसी इंटरनेशनल ट्रेड में बिजनेस करते हुए या ट्रेड एंड गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करते हुए अगर हमें हो जाती है लॉस, तो हम क्या करेंगे? उस लॉस को तो सर हम उसको सही करेंगे नहीं, उस लॉस को क्या करेंगे जी? सही करेंगे। कैसे सही करेंगे? तो हम लोन लेंगे, चाहे आईएमएफ से हो गया, चाहे सर्टेन कमर्शियल लोन कहीं से ले लिए, तो क्या करेंगे? लोन लेकर फॉरेन से, और जब हम इसके लॉस को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि लॉस भी इक्वल कर लेंगे। अभी होता है ना डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पढ़ा था हमने, तो जब डिसइक्विलिब्रियम को हम इक्विलिब्रियम में ले आएंगे तो इसी को क्या बोलेंगे? अकोमोडेटिंग कैपिटल कहेंगे जी। हमको उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गई। चलते हैं आप बुक में, है ना, क्या कहता है बुक देखते हैं। कह रहा है जी ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट, ध्यान से पढ़िएगा, एक एक करके पढ़ते हैं आराम आराम से। कह रहा है ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट्स द ऑफिशियल सेल्स ऑफ फॉरेन कंट्री करेंसीज एंड अदर रिजर्व टू द फॉरेन कंट्रीज, है ना। क्या बोल रहा है? बोल रहा ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है जी? ऑफिशियल सेल ऑफ फॉरेन करेंसीज, जो फॉरेन करेंसीज के सेल्स हैं, और अदर रिजर्व टू द फॉरेन कंट्रीज, जो अदर रिजर्व है फॉरेन कंट्रीज को, उसको भी क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। कहता है और क्या है जी? ऑफिशियल परचेज ऑफ फॉरेन करेंसीज, जो ऑफिशियल परचेज है फॉरेन करेंसीज का, और अदर रिजर्व्स फ्रॉम दी फॉरेन कंट्रीज। देखिए ये चारों के बारे में बोला, या फिर से एक बार करें। कह रहा है ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट द ऑफिशियल सेल्स ऑफ फॉरेन करेंसीज, पहला फॉरेन करेंसीज, एंड अदर रिजर्व्स टू द फॉरेन कंट्रीज, ये भी, और ऑफिशियल परचेज ऑफ फॉरेन करेंसीज, जो ऑफिशियल परचेज है फॉरेन करेंसीज का वो भी, और अदर रिजर्व फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। ये तीनों चीज के बारे में कौन बोलता है? ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट बोलता है। कहता है क्रेडिट टू ऑफ दिस अकाउंट, क्रेडिट ऑफ दिस अकाउंट आर मनी रिसीव्ड from the official sale of foreign currencies and offer reserves in the foreign countries। बिल्कुल सही। क्या डेबिट ऑफ दिस अकाउंट इंक्लूड ऑफिशियल परचेज ऑफ फॉरेन करेंसीज एंड अदर एसेट्स। क्या बोल रहा है? डेबिट ऑफ दिस अकाउंट इंक्लूड क्या क्या कर रहा है जी? परचेज ऑफ फॉरेन करेंसीज एंड अदर एसेट्स। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कैपिटल इनफ्लोज बार बाइफर्केटेड इनटू द ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग कैपिटल। अब देखिए क्या होता है, ये बोल रहा है अकोमोडेटिंग कैपिटल किसको बोलते हैं? कैपिटल फ्लो क्या होता है? कहता है इफ द फ्लो ऑफ फंड्स ऑन द कैपिटल अकाउंट इज फॉर मीटिंग द ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, इट इज टर्म्ड एज अकोमोडेटिंग और कंपनसेटरी कैपिटल फ्लो। देखिएगा जी, अभी मैंने लास्ट में यही डिस्कस किया था कि हम अकोमोडेटिंग का क्या मतलब होता है? हम कंपनसेट करते हैं, हम कहीं से लोन लेते हैं। अगर हमारा कोई भी करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन में कोई भी लॉस हो जाता है तो उस लॉस को हम कहां से कंपनसेट करते हैं? उस लॉस को हम जी अकोमोडेटिंग कैपिटल के थ्रू कंपनसेट करते हैं। कह रहा है इट एम्स एट पुटिंग इन द बीओपी इक्विलिब्रियम। बोल रहा है बीओपी इक्विलिब्रियम के लिए ये जरूरी है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या कहता है? इट इज कॉल्ड द बिलो द लाइन कैपिटल फ्लो। देखिए जी अकोमोडेटिंग कैपिटल यही हो गया। ध्यान दीजिएगा, नाम पे जाइएगा, अकोमोडेट करना नहीं, हाँ जी, तो ये कैपिटल वही हो गया। कह रहा है ऑटोनोमस कैपिटल, कह रहा है ये क्या होता है जी? इट कहता है इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ लोन्स
investment in the normal course of business. For example, a foreigner paying back a loan or inflow foreign direct investment is an opposite example of it. This is why it goes above the line capital flow. इसको क्या बोलते हैं जी? above the line capital flow भी बोलते हैं। अब चलिए जी आगे क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक एक करके पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है अ बीओपी इज ए क्रूशियल डॉक्यूमेंट और ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट सिंस इट रिवील्स अ कंट्रीज एंड इकोनॉमीज फाइनेंशियल पोजीशन। बोल रहा है भाई साहब बीओपी बहुत क्रूशियल ट्रांजैक्शन या डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिवील करता है, किसी भी कंट्रीज या इकोनॉमी के फाइनेंशियल पोजीशन को भी दर्शाता है, बताता है। कहता है द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेवेंस ऑफ द बीपी। क्या क्या फैक्टर्स है, आइए के करके पढ़ते हैं। देखिएगा जी, एक मिनट, हाँ जी, ये देखिए, कहता है इट एनालाइजेस ऑल ऑफ ए कंट्रीज प्रोडक्ट, कंट्रीज के प्रोडक्ट को एनालाइज करता है, एंड सर्विस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड। किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है कोई कंट्री का प्रोडक्ट, उसको क्या करता है? एनालाइज करता है। कह रहा है इट असिस्ट द गवर्नमेंट इन डिटरमाइनिंग द पोटेंशियल फॉर ए सर्टेन इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपिंग पॉलिसीज टू इंकरेज सच ग्रोथ। बोल रहा भाई साहब गवर्नमेंट क्या करती है? असिस्ट करती है गवर्नमेंट डिटरमाइन किसके लिए? सर्टेन इंडस्ट्री एक्सपोर्ट को ग्रोथ करने के लिए, और उसके लिए डेवलपिंग पॉलिसीज भी बनाती हैं कि वो ग्रोथ और इंकरेज कैसे होगा। नेक्स्ट क्या दी? कहता है इट प्रोवाइड द गवर्नमेंट with a comprehensive view of variety of import and export levies. The government then takes steps to raise and the lower tax rate in order to discourage import and boost export accordingly and to achieve self sufficiency. बोल रहा भाई साहब ऐसा है, बोल रहा भाई साहब ऐसा है कि क्या करती है गवर्नमेंट? बहुत सारे मेजर्स अपनाती है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए और इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। आइए अब क्या है जी? कह रहा है इफ द इकोनॉमी नीड्स इंपोर्ट हेल्प द गवर्नमेंट विल प्लान अकॉर्डिंग टू दी बीओपी। बोल रहा है अगर इकोनॉमी को नीड चाहिए इंपोर्ट में तो क्या करती है गवर्नमेंट? उसके अनुसार प्लान करती है टू डाइवर्ट कैश फ्लो एंड टेक्नोलॉजी टू द अनफेवरेबल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन ऑर्डर टू अचीव द फ्यूचर ग्रोथ। पूरा फ्यूचर ग्रोथ को ये करने के लिए क्या करती है? अनफेवरेबल सेक्टर को भी क्या कर सकती है? ये टेक्नोलॉजी में को अडॉप्ट कर लेती है। क्या कर रही है? द गवर्नमेंट में ऑल्सो यूज द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स टू आइडेंटिफाई द स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के स्टेटस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्या करती है? आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का यूज को देखती है एंड प्लान एक्सपेंशन, और उसके एक्सपेंशन पे भी सोचती है। द कंट्री मॉनेटरी एंड द फिजिकल पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। बोल रहा है भाई किसी भी देश की मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी किस पे डिपेंड करती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन पे डिपेंड करती है। चलिए जी अब डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ लेते हैं। वैसे तो हमने इसकी चर्चा कर रखी है लेकिन फिर भी एक बार बुक में देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। कह रहा है डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस इट्स कंडीशन ऑफ सरप्लस और डेफिसिट। बोल रहा है कि कोई एक कंट्री क्या हो रहा है? सरप्लस में है या डेफिसिट में है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करना है। कह रहा है सरप्लस इन द बीओपी अकर्स व्हेन द टोटल रिसीव्स exceeds total payments, then BOP is equal to क्रेडिट ज्यादा हो जाएगा किससे? डेबिट से। मतलब अगर आपके पास ज्यादा पैसे आएंगे तो क्रेडिट और ज्यादा जाएंगे तो डेबिट, सेम चीज। कह रहा है डेफिसिट इन द बीओपी अकर्स व्हेन द टोटल पेमेंट एक्सीड्स टोटल रिसीव्स, thus BOP इज क्रेडिट छोटा हो जाएगा क्या? डेबिट बड़ा हो जाएगा। मतलब अरे भाई साहब सीधा बात, इनकम ज्यादा तो क्रेडिट और अगर एक्सपेंस ज्यादा तो डेबिट। ये तो सिंपल हम लोग बचपन में ही पढ़ते आए हैं नहीं? हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे भैया। अब जब कॉज, क्या क्या कॉज होता है तो देखिए साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, शॉर्टफॉल इन द एक्सपोर्ट हो सकता है कि अगर एक्सपोर्ट आप कम हो जाए तो आपको डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो तो डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है, रैपिड इंक्रीज द पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही हो तब आपका डिसइक्विलिब्रियम में आ सकता है, मतलब नेगेटिव बीओपी हो सकता है,
स्ट्रक्चरल चेंजेस आपने किया हो तो आपका क्या हो सकता है, नेगेटिव बीओपी, डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है। नेचुरल कैलेमिटीज आ गई हो, है ना, डिजास्टर्स आ गए हो, तो ये आपका क्या हो सकता है, नेगेटिव बीओपी हो सकता है। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट हुआ हो तो भी आपका क्या हो सकता है, ये जी आपका हो सकता है क्या, नेगेटिव बीओपी। अब देखिए जी मेजर्स होते हैं ये डिसइक्विलिब्रियम को सही करने के। एक तो होता है मॉनेटरी मेजर्स जिसको हम पैसे के थ्रू सही कर सकते हैं, और एक होता है नॉन मॉनेटरी मेजर्स। इन दोनों मेजर्स की हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। आइए जी एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला है मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स क्या कहता है, देखिएगा, कहता है द मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न्ड विद द सप्लाई एंड द क्रेडिट इन द इकोनॉमी। किसके लिए है, मनी सप्लाई के लिए होती है मनी मॉनेटरी पॉलिसी, और क्रेडिट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्रेडिट देने के लिए। कह रहा है द सेंट्रल बैंक में एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू एप्रोप्रिएट मेजर्स विल बी अफेक्ट द प्राइसेस। बोल रहा है सेंट्रल बैंक क्या करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करती है, बिल्कुल सही। दूसरा है जी फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एक हो गया, दूसरा फिस्कल पॉलिसी। क्या कह रहा है, कह रहा है फिस्कल पॉलिसी इज गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की कौन सी, इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है उसको क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं जी। अब गवर्नमेंट इनकर्स डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इट गेट्स इनकम थ्रू टैक्सेशन एंड नॉन टैक्स sources that depending upon the situation government expenditure may be increased or decreased। देखिए फिस्कल पॉलिसी में इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्या होती है, पॉलिसीज होती है। अब वो गवर्नमेंट के डिपेंड ऑन दिस सिचुएशन के अनुरूप क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाती या घटाती है। ये तो भाई सही है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या जो आपका बीओपी का डिसइक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि आप सही रेंज पे आ जाएंगे। उसके बाद क्या है, एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन। कह रहा बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी गवर्नमेंट कैन करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द बीओपी इन द इकोनॉमी में क्या कर सकती है, डिसइक्विलिब्रियम को कम कर सकती है। कह रहा है एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ होम करेंसी इन रिलेशन टू द फॉरेन currency, or as a result import becomes costlier and the export becomes cheaper. It also leads to inflationary trends in the country। बोल रहा भाई साहब एक्सचेंज रेट आप अगर कम कर देते हैं, मतलब एक्सपोर्ट का रेट कम करते हैं, तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, हमारे सामान सस्ते हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे तो एक्सपोर्ट इजीली हो जाएगा, कम रेट में होगा। तो भाई साहब इंपोर्ट काहे करेंगे, जब हमारा है एक्सपोर्ट, यही अपने ही देश का सामान जब सस्ता में बिकने लगेगा तो हम पागल थोड़ी है जो बाहर से सामान मंगाएंगे, नहीं। और उससे क्या होगा, उससे बीओपी में इफेक्ट पड़ेगा और हमारी जो डिसइक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव में हो जाएगी, यानी कि इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। फिर क्या जी, डिवैल्यूएशन। कहता है डिवैल्यूएशन इज द लोअरिंग द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द ऑफिशियल करेंसी व्हेन अ करेंसी डिवैल्यू इट्स करेंसी एक्सपोर्ट बिकम चीपर एंड इंपोर्ट बिकम एक्सपेंसिव व्हिच कॉज अ रिडक्शन इन द बीओपी डेफिसिट। बोल रहा है भाई साहब अपनी देश की करेंसी को क्या कर दो, सस्ता कर दो। उससे कर दोगे तो आपका सामान सस्ता हो जाएगा, आपका सामान सस्ता होगा तो आप ज्यादा सस्ता में बेच सकोगे। कहाँ, फॉरेन में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट मेरा सस्ता हो जाएगा, जिससे क्या होगी, हमारी फॉरेन करेंसी आएगी, और फॉरेन करेंसी आएगी तो हम क्या करेंगे, मेरा बीओपी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होने लगेगा, डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम सिचुएशन तक आ जाएगा। अब आइए जी नेक्स्ट चलते हैं, डिफ्लेशन की स्थिति क्या है। डिफ्लेशन इज द रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ मनी टू रिड्यूस प्राइसेस एंड इनकम इन डोमेस्टिक मार्केट। व्हेन अ करेंसी इज डिफ्लेटेड देयर इज अ डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द पीपल एंड दिस पुट्स कर्ब ऑन द कंजप्शन एंड द गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज। बोला डिफ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है जहां से आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं और इंपोर्ट को क्या कर सकते हैं, कम करेंगे। अगर ये सारी सिचुएशन आप लेके आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, बीओपी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने वाला हो जाएगा, आपके जो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है वो खत्म होने वाली हो जाएगी। उसके बाद है जी एक्सचेंज कंट्रोल। कह रहा है ऑल एक्सपोर्टेड आर डायरेक्टेड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी टू सरेंडर देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। हाँ जी, और कह रहा है एंड टोटल अवेलेबल फॉरेन एक्सचेंज इज राशन अमंग द लाइसेंस्ड important the license holder can import any good but amount if fixed by the monetary authority। देखिए एक एक्सचेंज कंट्रोल का भी मेजर्स करके आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट पे आप ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे और इंपोर्ट आपका लग जाएगा बैरियर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा,
आप नेगेटिव बीओपी से पॉजिटिव बीओपी को और आ जाएंगे। चलिए जी, दूसरा मेजर क्या है, नॉन मॉनेटरी मेजर्स। अब ये कैसा होता है, ये बोल रहा भाई साहब अगर आप एक्सपोर्ट का प्रमोशन करें तो एक्सपोर्ट प्रमोट करिएगा तो आपका गुड्स ज्यादा जाएगा फॉरेन में गुड्स ज्यादा जाएगा तो करेंसी ज्यादा आएगी, और करेंसी ज्यादा आएगी तो क्या होगा, हमारा जो नेगेटिव बीओपी वाला सिचुएशन है वो पॉजिटिव होता चला जाएगा। आइए पढ़ते हैं, कह रहा है टू कंट्रोल द एक्सपोर्ट प्रमोशन द कंट्री में अडॉप्ट द मेजर्स टू स्टिमुलेट एक्सपोर्ट लाइक एक्सपोर्ट ड्यूटीज में बी रिड्यूस टू बूस्ट एक्सपोर्ट। मोटा भाई एक्सपोर्ट ड्यूटी को क्या करो, कम कर दो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। कैश एक्सचेंज सब्सिडीज कैन बी गिवन टू एक्सपोर्टर टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज देना चाहिए, जिससे क्या होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। गुड्स मिंट फॉर एक्सपोर्ट कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस। जो गुड्स एक्सपोर्ट के लिए बने उसके लिए क्या बोल रहा है कि भाई साहब उसके लिए टैक्स जो है वो हटा देना चाहिए, एग्जाम कर देना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका नेगेटिव बीओपी पॉजिटिव बीओपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कह रहा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कह रहा है स्टेप्स मे बी टेकन टू इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। दिस विल सेव द फॉरेन एक्सचेंज इन द शॉर्ट रन बाय रिप्लेसिंग द यूज ऑफ इंपोर्ट बाय दिस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इससे भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव बीओपी कम होगी और पॉजिटिव की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है इंपोर्ट को भी कंट्रोल करते हैं, अगर इंपोर्ट कंट्रोल कर लेंगे या रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा सामान यहाँ पे नहीं आएगा, जिससे हम फॉरेन करेंसी विदेशों में नहीं भेज पाएंगे, और उससे भी क्या होगा, हमारी नेगेटिव बीओपी जो है पॉजिटिव में बदल जाएगी। आइए, कह रहा है इंपोर्ट में बी केप्ट इन चेक थ्रू द रिडक्शन ऑफ वाइड वेराइटीज ऑफ मेजर्स लाइक कोटा एंड टैरिफ। कह रहा है अंडर द कोटा सिस्टम द गवर्नमेंट फिक्स द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज दैट कैन बी इंपोर्टेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। देखिए जी, हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है, कहाँ, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर में, जिसमें क्या करती है, दो तरीके की होती है। एक होता है जी भाई प्राइस पे लगा रहे हैं, और एक रहता है क्वांटिटी पे। तो जो क्वांटिटी पे लगता है उसमें लगा देता है जी कोटास। कोटास क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम के लिए फिक्स कर देता है कि भाई, सॉरी, लिमिटेड क्वांटिटी फिक्स कर देता है कि भाई साहब आप मेरे देश में इतना ही सामान भेज सकते हो, इससे ज्यादा सामान आप नहीं भेज सकते। तो वो अगर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा तो हमारी फॉरेन करेंसीज बाहर जाना बंद हो जाएंगी, और अगर हमारी फॉरेन करेंसीज बाहर जाना बंद हो जाएंगी तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव बीओपी भी पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह से टैरिफ के साथ भी वही केस है, और कोटास के साथ भी वही केस है। लीजिए जी, ये जी आपकी हो गई क्लास दूसरी खत्म, और लेक्चर नंबर हमने कंप्लीट किया 14। ऑलरेडी 13 लेक्चर्स हमारे YouTube चैनल पर है, आप जरूर देखें, आपको बेनिफिट होगा। इंटरनेशनल बिजनेस की सारे लेक्चर्स आपको YouTube पे मिलेंगे, इवन हर क्लास आपको YouTube पे मिलेगा। आने वाले टाइम में आपके पेपर 2 कॉमर्स और पेपर 1 यूजीसी नेट का हर एक यूनिट का लेक्चर आपके फ्यूचर में YouTube चैनल पर होगा। बस आप हमारे साथ बने रहें। पेपर 1 के लिए 8 से 9 के बीच में वीडियोस आते हैं, और पेपर 2 के लिए 9 से 10 के बीच में रात में वीडियोस आपके रेगुलर बेसिस पे आते हैं, चाहे वो आप फरवरी की तैयारी कर रहे हो या फिर जून की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।